नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। किसी जमाने में उत्तर भारतीयों की पीठ पर लाठियां बरसाने वाली, पूरबिया लोगों की टैक्सियां तोड़ डालने वाली, उनकी दुकानों को तबाह कर देने वाली पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे पर बीजेपी को इतना प्यार क्यों आ रहा है और क्यों राज ठाकरे ने ले ली है बीजेपी की लाइन। अमरावती में अपनी सभा में वो खूब गरजे, लेकिन अब वो उत्तर भारतीयों पर बरसने की बजाय कट्टर हिंदुत्व को रास्ता बनाना चाहते हैं। हाल ही में उन्होंने उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर पर लगी पाबंदी पर योगी की पीठ ठोकते हुए अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इशारे इशारे में भोगी कह डाला था। इसी के बाद संजय राउत ने बिना नाम लिए हुए उन्हें बाला साहब से गद्दारी करने वाला और बीजेपी की डी टीम कह डाला। राउत ने कहा वो बीजेपी की बी टीम नहीं, डी टीम है। वहीं उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि बाला साहब की तरह कपड़े पहन लेने की वजह से कोई बाला साहब नहीं हो जाता। आइए जरा ठीक से समझते हैं इस पूरे खेल को। दरअसल बीजेपी महाराष्ट्र के सियासी खेल में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के हाथों मिली चोट को भुला नहीं पा रही है। यह दर्द उसे रह रह कर परेशान करता रहता है। उद्धव ठाकरे पर उसने कई बार डोरे डाले, लेकिन हर बार उन्होंने झटक दिया। थक हार कर उसने भाई भाई में फूट डालने की रणनीति पर काम करना शुरू किया। बीजेपी लगातार इल्जाम लगाती रही है कि एनसीपी कांग्रेस से समझौता करके शिवसेना ने हिंदुत्व को छोड़ दिया, जबकि उद्धव ठाकरे कहते हैं कि उनका हिंदुत्व गुंडों का हिंदुत्व नहीं है, सबको साथ लेकर चलने का हिंदुत्व है। इसलिए बीजेपी हिंदुत्व पर भाषण न दे। इसके बाद बीजेपी ने राज ठाकरे से मेलजोल बढ़ाया। खुद देवेंद्र फडणवीस से लेकर प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल समेत कई नेता उनसे मिले। नतीजा 2019 के चुनाव में जो राज ठाकरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देश का सत्यानाशी नेता बताते थे, वही उनकी राजनीति के सुर में सुर मिलाने लगे। इस पर और विस्तार से आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जरा राज ठाकरे की मजबूरी और बीजेपी की मजबूरी समझ ली जाए। आप जानते ही होंगे कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं। वो अपने आप को बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी मानते थे, लेकिन 2006 में बाल ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को कमान सौंप दी तो राज ठाकरे बागी हो गए। उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम की अपनी अलग पार्टी बना ली। मराठी मानुस की राजनीति करते हुए उत्तर भारतीयों पर निशाना साधने का रास्ता चुना। 2 साल के भीतर वो उत्तर भारतीयों के लिए आतंक का नाम बन गए। उनके नाम से बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लोग थर थर कांपते थे। इसका 2009 के विधानसभा चुनाव में उनको लाभ भी मिला, जब उन्हें 13 सीटें मिली। इससे राज ठाकरे के हौसले और बुलंद हो गए। 3 साल बाद 2012 में बीएमसी के चुनाव हुए तो 28 सीटें जीत ली। इससे उनका कद और बढ़ा, लेकिन इसके बाद वो गिरने शुरू हुए तो संभल नहीं पाए। अगले चुनाव में विधानसभा में उनकी सीटें रह गई 1 और अगले बीएमसी चुनाव में सीटें रह गई 7। तभी से राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में हाशिए के भी हाशिए पर पड़े हुए हैं, और अगर जल्दी ही उनका कुछ नहीं हुआ तो वो इतिहास के पन्नों में खो जाएंगे, ये बात तय है। अब आइए बीजेपी की मजबूरी पर। बीजेपी ने पहले तो उद्धव ठाकरे को मिलाने की कोशिश की, नहीं मिला पाई तो उन्हें गिराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अब वो दोनों की उम्मीद छोड़ चुकी है। देखिए कि इसी साल बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। बीच के 3 साल को छोड़ दें तो पूरे 37 साल से शिवसेना का कब्जा है बीएमसी पर। एक छत्र साम्राज्य है, और यही शिवसेना की ताकत है, यही बाल ठाकरे की ताकत थी। माना जाता है कि बीएमसी से शिवसेना को उखाड़ना असंभव से कुछ ही कम है। महाराष्ट्र की सत्ता गंवाने का बदला बीजेपी शिवसेना को बीएमसी से बाहर करके लेना चाहती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि जिस तरह का मुंबई नगर पालिका का ढांचा है, जिस तरह की उसकी राजनीति है और जिस तरह से शिवसेना उसमें भीतर तक धसी हुई है, उसे देखते हुए ये काम वो अकेले नहीं कर सकती है। इसलिए उसने राज ठाकरे पर डोरा डालना शुरू किया। 2017 में बीएमसी चुनाव में बीजेपी को 82 और शिवसेना को 84 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी और एनसीपी को 9। तब राज ठाकरे की एमएनएस को 7 सीटें मिली थी।
कमाल की बात तो यह है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को भी 6 सीटें मिली थी। बीएमसी में कुल सीटें हैं 227, मतलब बहुमत के लिए चाहिए 114। मतलब शिवसेना न केवल सरकार में बल्कि बीएमसी में भी कांग्रेस और एनसीपी की मदद से ही राज कर पा रही है। देखिए कि 2017 के बीएमसी चुनाव में बीजेपी की सीटें 31 से सीधे 82 हो गई थी, मतलब 51 सीटों का इजाफा। हालांकि शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और शिवसेना मानती है कि बीजेपी का मुंबई में जो भी विस्तार है उसकी वजह से है, और अब जबकि वो उससे अलग हो चुकी है, बीजेपी की समझ में आ जाएगा कि वो कितने पानी में है। बीजेपी को भी पता है कि यह बात बिल्कुल निराधार नहीं है। चुनाव चिन्ह कमल होने के कारण बाल ठाकरे बीजेपी को कमलाबाई कहा करते थे और कहते थे कि महाराष्ट्र में कमलाबाई वही करेगी जो वो चाहेंगे। लेकिन बाल ठाकरे के निधन और नरेंद्र मोदी के उभार के बाद समीकरण बहुत अलग हो चुके हैं। फिर भी बीजेपी अकेले दम पर शिवसेना को चुनौती देने से घबरा रही है, इसलिए उसने राज ठाकरे को आगे किया, या कहिए करना पड़ा है। एमएनएस ने 2020 में अपने नीले सफेद भगवा रंग का अपना झंडा भी बदल डाला था। इसकी जगह उसने केवल भगवा रंग का झंडा चुना। बीजेपी को उम्मीद है कि एमएनएस अपने कट्टर हिंदुत्व संस्करण में स्थानीय निकाय चुनाव में कम से कम बड़े शहरों मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और नासिक में शिवसेना के वोट काटने में मदद कर सकती है। महाराष्ट्र में इस साल 15 नगर निगमों और 27 जिला परिषदों के चुनाव होने हैं। इन चुनावों को 2024 लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है और इसमें अच्छा करने की जितनी जरूरत बीजेपी को है उससे कहीं ज्यादा राज ठाकरे को है। उनकी राजनीति का सवाल है। बीजेपी को उम्मीद है कि एमएनएस इन चुनावों में वही कमाल कर सकती है जो 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी यानी वीवीए ने किया था। आपको याद हो तो वीवीए ने 2019 लोकसभा चुनाव में ओवैसी की एआईएमआईएम से गठबंधन किया था और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा। वीवीए ने पिछड़ी जातियों के जमकर वोट काटे। उसे महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में कुल पड़े वोटों में से 6.92% वोट मिले थे। नतीजा, कांग्रेस के 7 बड़े नेता चुनाव हार गए, जिसमें पूर्व सीएम अशोक चौहान भी शामिल थे। लेकिन बीजेपी राज ठाकरे को लेकर अभी भी आश्वस्त नहीं है। अंदर के कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि हिंदुत्ववादी वोट मोदी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ऐसे में एमएनएस का कद बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। वो ज्यादा से ज्यादा शिवसेना को भारी संख्या में मिलने वाले कुछ मराठी वोट काट सकती है। लेकिन यह बात सच है कि राज ठाकरे का प्रभाव जितना बढ़ेगा, शिवसेना का नुकसान उतना ज्यादा होगा। इसी को काटने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर पार्टी के सांसदों की एक बैठक बुलाई थी और आदेश दिया था कि जैसे का जवाब तैसे से दिया जाए। राज ठाकरे की बढ़ती सक्रियता से चिंतित शिवसेना ने हाल ही में शिव संपर्क अभियान की शुरुआत की है। दूसरे, बीजेपी चाहती है कि राज ठाकरे ऐसे नए हिंदुत्ववादी नेता के रूप में उभरे जो उन शिव सैनिकों को वैकल्पिक मंच दे सकें जो कि शिवसेना के हिंदुत्ववादी विचारधारा से दूर होने के कारण नाराज हैं। इससे शिवसेना पर भी हिंदुत्व की तरफ लौटने का दबाव बढ़ेगा, जिससे वो कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की वजह से पीछे हटी है। इससे मुकाबला सीधे सीधे शिवसेना और बीजेपी के हिंदुत्व में हो जाएगा और बीजेपी को इसका प्रत्यक्ष फायदा मिलेगा। लेकिन ये सब अभी समीकरण है। सवाल है कि क्या शिवसेना राज ठाकरे को इतनी आसानी से खेलने के लिए मैदान देने वाली है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।